हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है कौन सी? इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स की। सिंपल। आप चाहे बीए के बच्चे हो, चाहे बीकॉम के बच्चे हो, चाहे प्रोग्राम में हो, चाहे ऑनर्स में हो, वो मैटर नहीं करता। बस मैटर क्या करता है कि आपकी बुक का नाम होना चाहिए इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स। आप आराम से पूरी सीरीज देख सकते हो। इससे पहले हमने पूरे ही 13 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। और 13 चैप्टर की जो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां पे प्लेलिस्ट आप जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपने नहीं देखी तो। आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14, मतलब 14, ठीक है, जिसका नाम है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, या फिर आप कह सकते हो फिस्कल एंड मॉनेटरी मल्टीप्लाइज। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, वो कह रहा आपके सर को क्या हो गया, आपके बालों को क्या हो गया? कोई बात नहीं सर, होता रहता है। मैं तो हो गया, गर्मी का मौसम आ रहा है, वैसे भी मैं गंजा होने गया था। पापा ने सोचा कि चलते हैं, वीडियो में अच्छा नहीं लगेगा तो थोड़े से बड़े बाल रख ले। तो यहाँ तक जीरो हुआ, उसके बाद थोड़े से बड़े बाल हो गए। कटिंग पता नहीं कैसी लग रही है तो मेरे को तो बढ़िया लग रही है भाई, बेस्ट। बस कट बोलते हैं फिलहाल इसे, लेकिन हमारे यहाँ पे 30 रुपए वाले नाई है, और 30 रुपए वाली नाई कैसी कटिंग करते हैं आई डोंट नो, मतलब तुम्हें पता ही है, ठीक है। आगे चलते हैं फिलहाल। तो कोई सैलून वैलून नहीं है इधर। तो फिलहाल चालू करते हैं, बात आती है अपने टॉपिक की। और टॉपिक क्या कह रहा है? तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, एक सब्जेक्ट की नहीं, एक चैप्टर के नहीं, पूरी बुक के अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, तो जो भी मिनिमम अमाउंट होगा, व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद, इस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद आराम से आप व्हाट्सएप पे पेमेंट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है जी। मुश्किल से प्राइस आपका 150 से 200 के बीच में मिलेगा पूरी बुक का, एक सब्जेक्ट का नहीं, एक चैप्टर का नहीं, मतलब पूरी बुक, आपकी पूरी बुक मिल जाएगी इसके अंदर नोट्स में। ठीक है। और छोटे शॉर्ट नोट्स होते हैं ताकि आप जल्दी कवर कर पाओ अपने चैप्टर को, क्योंकि एग्जाम पास आने वाले हैं। ठीक है जी। तो ठीक है। और अगर कांटेक्ट करोगे तो क्या पता, हो सकता है डिस्काउंट भी चल रहा हो तो आपको ऑफर मिल सकते हैं अच्छे खासे। ठीक है। तो एक बार कांटेक्ट करके पक्का ट्राई करना, क्या पता आपको सस्ते में मिल जाए। तो चालू करते हैं। आज का टॉपिक आता है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, और ये लास्ट चैप्टर आपकी पूरी बुक का। ये चैप्टर करते के साथ ही पूरा जो चैप्टर है, पूरी बुक जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी, कंप्लीट होती है। उसके बाद हम करेंगे कुछ पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व, और उसके बाद आपको करेंगे बेस्ट ऑफ लक। ठीक है जी। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हमें करना है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज, कि जो गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी या फिर आरबीआई की जो फिस्कल पॉलिसीज है, वो कैसे इफेक्ट करती है हमारे इक्विलिब्रियम को, कैसे इक्विलिब्रियम में डिसाइड करने में हेल्प करती है, कैसे इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल करती है, कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड किया जाता है, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है जी। चलिए। तो चालू करने से पहले छोटी सी बात फिर से बताना चाहूंगा, क्या कि दो तरह की पॉलिसीज होती हैं। पहली होती है जिसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसीज, दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है जी। तो जो फिस्कल पॉलिसी है, इसको मैं कई बार बता चुका हूं, ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। यहाँ पे जो भी काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है सारे काम यहाँ पे। मॉनेटरी पॉलिसी में सारा कंट्रोल जो होता है वो किसके पास होता है? आरबीआई के पास। ठीक है जी। हाँ, अगर आप मार्केट की बात करते हो कि कौन सी मार्केट में कवर किया जाता है इन सब चीजों को, हाँ जी, कंट्रोल्ड बाय, और ये है मार्केट। कौन सी मार्केट में होता है? तो जो फिस्कल पॉलिसी होती है, इसके लिए मार्केट जो होती है उसको हम बोलते हैं गुड्स मार्केट। क्या बोलते हैं इसे? गुड्स मार्केट। यानी जो फिस्कल पॉलिसी होती है ना, ये हमारे आईएस जो कर्व होता है ना, उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कर्व जो होता है उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। जबकि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये क्या बोलते हैं, कंट्रोल करती है मॉनेटरी मार्केट को, या फिर मनी मार्केट कह सकते हैं आप, मनी मार्केट को। ठीक है जी। और ये कंट्रोल डालती है एलएम कर्व के ऊपर। ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया। दो कर्व होते हैं ना, आईएस एलएम कर्व, 13 चैप्टर के अंदर नहीं बताया भाई, मैं बता रहा हूं फिर से। 13 चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। मैंने उसके अंदर सिखाया है कि आईएस कर्व क्या होता है, एलएम कर्व क्या होता है, और वो वर्क कैसे करते हैं, कैसे वो ड्राइव किए जाते हैं। ठीक है। और मनी डिमांड क्या होता है, मनी मतलब डिमांड फॉर मनी फंक्शन क्या होता है, और डिमांड फॉर सप्लाई क्या होता है, ये सब चीज मैं समझा चुका हूँ। मनी सप्लाई क्या होता है ये सब समझा चुका हूँ। ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख के ही फटाफट तभी आपको समझ में आएगा ये चैप्टर क्या होने वाला है। वैसे चैप्टर बहुत ईजी है, और उस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए ध्यान रखना कि आप अच्छे तरीके से कवर करके जाओ। ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिछले वाले चैप्टर से भी ज्यादा इंपोर्टेंट। ठीक है जी। चलिए तो आगे चलते हैं। बात आती है टूल्स की। इनके अंदर टूल्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके का हम यूज करते हैं, किन किन तरीकों से गवर्नमेंट जो है वो महंगाई मंदी को कंट्रोल करने का काम करती है। तो वो बेसिकली बात है कि टैक्स के तरीके से, दूसरा गवर्नमेंट सब्सिडी से, ठीक है जी, तीसरा गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर करके, खर्चे करके, चौथा क्या बोलते हैं, पब्लिक से लोन लेके। तो इन ये तरीके हैं ऐसे जहां से गवर्नमेंट जो है वो देश में महंगाई, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है, रेट ऑफ एक्सचेंज को डिसाइड करती है, रेट ऑफ एक्सचेंज कह रहा हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करती है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट डिसाइड करती है, कितना आउटफ्लो होना चाहिए, कितना चलते हैं, इनकम होनी चाहिए, जीडीपी कितनी होनी चाहिए, वो सब कंट्रोल करने का काम गवर्नमेंट इन तरीकों से करती है। मॉनेटरी पॉलिसी यानी आरबीआई के कुल कौन से ऐसे टूल्स है जहां से आरबीआई कंट्रोल करती है सब चीजें। तो अगर आरबीआई के टूल पढ़ना चाहो तो मैं पहले बता चुका हूं, आरबीआई के टूल है जैसे कि सीआरआर, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, ठीक है जी, लिक्विडिटी रिजर्व क्या बोलते हैं इसे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है जी,
इसके बाद सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, बैंक रेट होता है अगला, उसके बाद होता है रेपो रेट, उसके बाद होता है रिवर्स रेपो रेट, एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसके बाद अलग आते हैं क्वालिटेटिव टूल्स भी आते हैं जिसको हम मार्जिनल रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं और क्या बोलते हैं राशनिंग बोल सकते हैं। तो अलग अलग कंसेप्ट है, ठीक है जी। मेन फोकस बस खाली इसके ऊपर नहीं है, मतलब इनके ऊपर नहीं है, मेन है ये कैसे इफेक्ट करते हैं हमारी इकोनॉमी को, हमारे इक्विलिब्रियम को, ठीक है जी। तो उसको समझना है। दो इकोनॉमी के अंदर दो तरह की सिचुएशन हो सकती है, कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दो तरह की सिचुएशंस में सबसे पहले जो सिचुएशन आती है, एक सेकंड भाई, ठीक है चलो। दो तरह की सिचुएशन में सबसे पहली सिचुएशन आती है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। दूसरी सिचुएशन का नाम है डिफ्लेशन, ठीक है जी। अब इन्फ्लेशन क्या चीज होती है और डिफ्लेशन क्या चीज होती है? इन्फ्लेशन मतलब होता है एक ऐसी पोजीशन जहां पे हर प्रोडक्ट के इकोनॉमी के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं उन सबके प्राइसेस जो होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। डिफ्लेशन मतलब वो सिचुएशन जहां पे जो प्रोडक्ट इकोनॉमी के अंदर बेचे जा रहे हैं उन सबके प्राइसेस क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं, सिंपल। वहीं पे दूसरा बात करी जाए अगर तो मनी सप्लाई की, तो इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे मनी सप्लाई जो का मतलब मनी का जो फ्लो होता है, मनी जब सप्लाई होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, तभी लोगों के पास ज्यादा फैल जाती है मनी, मनी लोगों के पास ज्यादा जाती है। जैसे कि इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? महंगाई। महंगाई में चीजों के प्रोडक्ट के प्राइस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। और वहीं पे देखो क्यों बढ़ जाते हैं प्रोडक्ट के प्राइस? क्योंकि मार्केट में जो मनी का फ्लो है, पैसे जो है मार्केट के अंदर वो बहुत ज्यादा आ जाते हैं। सेम इसी तरीके से डिफ्लेशन के अंदर मनी सप्लाई क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था। अब वो कह रहा भैया यहाँ पे मनी सप्लाई क्यों बढ़ जाती है? लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो फिर वो क्या बोलते हैं महंगाई कहां से रह जाएगी, लोग तो सब चीज खरीद पाएंगे ना? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। महंगाई तभी होती है जब देश के अंदर लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ आपको। मान लो ये गांव है, गांव के अंदर केवल मैं ही अकेला हूं जिसके पास भैंस है, मैं भैंस का दूध बेच देता हूँ, और गांव के अंदर कोई और दुकान मतलब कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास भैंस भैंस हो। गांव ना चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है, आइलैंड है पूरा पूरा हमारा गांव यहाँ पे। तो अब आपको पता है कि दूध पीना हर किसी के लिए जरूरी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जितनी भी फैमिली है ना, हर किसी की इनकम है 10 रुपए। कितनी इनकम है? 10 रुपए। केवल आपकी इनकम है 200 करोड़। केवल आपकी इनकम कितनी है? 200 करोड़। तो जो मैं दूध बेचता हूँ गाय का, सॉरी गाय का नहीं, जो मैं दूध बेचता हूँ अपनी भैंस का, ठीक है वो उसका प्राइस क्या रखूं? वो कह रहा है भैया कुछ भी प्राइस रख दो, 1000, 10,000, करोड़, कुछ भी रख दो। अगर मैं इतना ज्यादा प्राइस रखूंगा क्या कोई और खरीद पाएगा? नहीं भैया, वो तो नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि सबकी इनकम कितनी है? 10 रुपए। केवल कौन खरीद सकता है? केवल आप खरीद सकते हो, क्योंकि आप ही अकेले इंसान हो, बाकी सब क्या है? गरीब। चलिए, तो वो कह रहे जानवर नहीं, वो बाकी सब गरीब है, आप लोगों के पास ज्यादा पैसा है, बस आपके पास ज्यादा पैसा है इसलिए आप खरीद पाओगे। तो यानी कि मेन चीज आपकी डिमांड चलेगी। और अगर आप अपने मान लो अगर मैंने करोड़ रुपए प्राइस रख दूं और आप खरीदने से मना कर दो, क्या मैं किसी और को बेच पाऊंगा करोड़ में? नहीं बेच पाऊंगा। इसीलिए क्योंकि दूध की डिमांड हर कोई कर पाए, इसलिए मेरे को दूध का प्राइस रखना पड़ेगा 1 या 2 रुपए, ताकि हर कोई खरीद पाए उसको। यानी प्राइसेस क्या रखने पड़ेंगे? कम, क्योंकि लोगों की इनकम भी क्या है? कम। वहीं पे सेम, अगर किसी की हर किसी की प्राइस इनकम जो है वो 100 करोड़ रुपए हो गई, हर कोई बंदा 100 करोड़ रुपए कमा रहा है, क्या मैं 100 रुपए में दूध बेचूंगा तब 10 रुपए में दूध बेचूंगा? नहीं, क्योंकि मेरे को पता है हर किसी के पास पैसा है, हर कोई पैसा दे सकता है, हर किसी की नीड क्या है? दूध है। तो इसलिए मैं दूध के प्राइस क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर मैं 100 रुपए बेचूंगा तो वो बोलेगा मेरे को भी दो, वो बोलेगा मेरे को भी दो, वो बोलेगा मेरे को भी दो। सबको कैसे दे सकता हूँ सर मैं? सिंपल। तो क्या करना पड़ेगा? या तो पानी मिलाओ, और पानी मिलाएंगे तो अमीर लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि क्वालिटी इशू आ जाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। तो देश में महंगाई ही तब होती है जब आप लोगों के पास क्या हो जाता है? ज्यादा पैसा आ जाता है। वापस चलते हैं बकवास के आगे, ठीक है जी भाई देखो, मेरे को लगता है थोड़ा थोड़ा एग्जांपल देना अच्छा लगता है, ताकि आपको समझ में आते रहे टॉपिक धीरे धीरे, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं भैया एग्जांपल ज्यादा मत दिया करो, हमको समझ में आते हैं, हम बड़े बच्चे हो चुके हैं, आप सीधा टॉपिक पे करवाया करो, मतलब सीधा पॉइंट करवाया करो, ताकि आपकी वीडियो जो है वो शॉर्ट बने। मैं सोचता हूँ ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो छोटी बनानी भी नेसेसरी है थोड़ी सी, लेकिन वही बात है जब समझ में ना आए तो फिर क्या फायदा है ऐसे टॉपिक्स का, है ना। अब मेरे को तो सपने आएंगे नहीं, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, तो एग्जांपल देने से जो टॉपिक है वो लाइट हो जाते हैं। अगर आपको नहीं देखना, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि आता है आपको समझ में, तो आप स्किप करके आगे भी जा सकते हो ना। तो बस वो बात हो जाती है, बाकी कोई नहीं चलता है इतना, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, जहां पे प्राइसेस क्या हो जाते हैं? प्रोडक्ट के बढ़ जाते हैं, क्योंकि मनी सप्लाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब अगर सीधी भाषा में कहा जाए, लोगों के पास पैसा क्या हो जाता है? वो बहुत ज्यादा आ जाता है। यानी कि यहाँ पे लोगों के पास पैसा क्या होता है? कम होता है। बस इतनी सी बात है कहने की। इतना समझ में आ गया? इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन और इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। आगे चलो, पक्की बात। चले, अब ये देश में अगर महंगाई हो जाए तो फिर वो भी अच्छी बात नहीं है, और अगर देश में महंगाई मंदी हो जाए तब भी अच्छी बात नहीं है। तो देश में क्या होना चाहिए? ना महंगाई होनी चाहिए, ना ही देश में मंदी आनी चाहिए। देश रहना चाहिए हमेशा ट्रेंड में या फिर नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। ना ज्यादा महंगाई, ना ज्यादा मंदी। तो देश को नॉर्मल बनाने के लिए
हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर जो हमारी आरबीआई वो निरंतर प्रयास करती रहती है, लगातार उसको चेंजेस करती रहती है प्रोडक्ट के प्राइसेस के अंदर या फिर देश के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट की जा रही है उसके ऊपर, ठीक है जी। और वो कैसे चेंज करती है, वो हेल्प करती है इन मतलब वो यूज करती है इन सब मेथड्स को, इन सब तरीकों को, ताकि देश के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी बीमारियों से निजात पाई जाए। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था। चलिए अब चालू करते हैं मेन कंसेप्ट जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है जी। चलिए जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के साथ, और टॉपिक का नाम आता है मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी बाद में करेंगे, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी मैं थोड़ा बहुत समझा चुका हूं अपनी लास्ट वाली वीडियो में। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, मैं दोबारा समझाऊंगा आपको अच्छे तरीके से। लेकिन अभी शुरुआत करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, ताकि आप स्टार्टिंग में आपका जो वो है इंटरेक्शन, क्या बोलते हैं उसे, इंटरेक्शन बोलते हैं शायद मेरे हिसाब से, नहीं फोकस, आपका जो फोकस होता है ना वो ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए आप जल्दी समझ पाओगे। शुरू करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी से हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसे इक्विलिब्रियम में आती है वो समझते हैं, और वो भी किसकी हेल्प से, आईएएस एंड एलएम कर्व की हेल्प से। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं ये है हमारा आईएएस कर्व और ये है हमारा एलएम कर्व, ठीक है जी। जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहीं पे जो रेट है इंटरेस्ट रेट वो डिसाइड होता है, और यहीं पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट है या फिर आप कह सकते हो इनकम है वो डिसाइड होती है, ठीक है जी। इनकम को आप आउटपुट भी बोल सकते हो, सिंपल इतना। चलिए अब बात आती है, सपोज करते हैं कि मान लेते हैं कि देश के अंदर आ गई मंदी। क्या आ गई है, मंदी, मंदी नहीं, थोड़ा सा इन्फ्लेशन लेके चलते हैं तब ज्यादा अच्छे से, या मंदी कर देते हैं। तो देश के अंदर आ गई है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या हो चुका है, देश के अंदर मंदी हो चुकी है, लोगों के पास पैसे की क्या है, बहुत ज्यादा कमी है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोगों के पास गरीबी है, यानी कि इकोनॉमी के अंदर ना मनी की जो सप्लाई है वो बहुत कम हो चुकी है। इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई क्या हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। अब इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, तो इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सिंपल काम, कि जो रेपो रेट है, जो बैंक रेट होती है, जो सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, ठीक है जी, या फिर क्या बोलते हैं आप कह सकते हो, क्या बोल सकते हैं उसे, मतलब ये सब जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ठीक है जी। तो इन सब बचने के लिए क्या किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, कि जितनी भी मनी सप्लाई के अंदर, यानी कि जो देश के अंदर जितने भी रेट्स होते हैं डिफ्लेशन के अंदर, गवर्नमेंट इन सबको कम कर देती है। सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है बैंक वाले अपने पास पैसा कम रखें, ज्यादातर पैसा किसको प्रोवाइड करें, पब्लिक को, लोन के फॉर्म में प्रोवाइड करें, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ये सब पैसा अपने पास से कम कर देती है, यानी कि जो ये सब रेट है उनको गिरा देती है। अब गवर्नमेंट जब ये सब रेट गिरा देती है तो इससे फर्क क्या पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे, इससे फर्क क्या पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे, या से भी कि जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो बढ़ जाता है। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या होता है, बढ़ जाता है। अब इससे डायग्राम पे क्या फर्क पड़ेगा, अब देखो ये समझना कि ये सारी जो पॉलिसी है ये सारे काम कौन कर रही है, गवर्नमेंट नहीं कर रही है एक्चुअली, मैं बोल तो गवर्नमेंट रहा हूं क्योंकि मेरे को वैसे ही है, दिमाग में थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है, बचपन में चोट लग गई थी, मेरे को याद नहीं रहता कुछ भी। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब मैं बोल तो गवर्नमेंट रहा हूं, लेकिन ये सब कंट्रोल किसके द्वारा किया जा रहा है, आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई जो रेट्स हैं वो सारे के सारे गिरा देती है, ताकि जो इकोनॉमी के अंदर है इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया जाए, इकोनॉमी के अंदर पैसा ज्यादा है, सिंपल। तो गवर्नमेंट ने ये सारे रेट्स गिरा दिए ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, सिंपल। और ये काम कौन कर रही है, आरबीआई। तो आरबीआई जो भी काम करती है वो किसके अंदर आता है, वो आता है मनी मार्केट के अंदर। किसके अंदर आता है, मनी मार्केट के अंदर। और मनी मार्केट के अंदर जो डायग्राम इफेक्ट होता है वो कौन सा डायग्राम होता है, वो होता है एलएम कर्व इफेक्ट होता है। लास्ट क्लास में मैं समझा चुका हूं, लास्ट चैप्टर के अंदर एलएम कर्व इफेक्ट होगा। और एलएम कर्व इफेक्ट होगा तो क्या होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो एलएम कर्व भी क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। और जैसे ही ये राइट वर्ड शिफ्ट होता है, राइट वर्ड शिफ्ट होता है तो एलएम यहां से हटके कहां पे आ जाता है, इस जगह पे। सॉरी बना देता हूं सीधा, ठीक है जी। तो एलएम कर्व वहां से खिसक के यहां पे आ जाएगा, इसको बोलते हैं हमारा नया एलएम, एलएम डैश। एलएम कर्व क्या हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट, कोई दिक्कत नहीं। इससे इकोनॉमी पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखो आईएस कर्व पे तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, बस एलएम कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, तो इससे क्या होगा, इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। जो गवर्नमेंट चाहती थी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, हाँ जी, तो इससे इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा पहले जो आर था उससे क्या घट के क्या हो चुका है, R1, यानी जो पहले हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हुआ करता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो चुका है, घट चुका है। देखो गवर्नमेंट ने वही तो किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिराया और इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिराया और इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, यानी कि एलएम कर्व जो हो गया वो क्या हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था।
कोई दिक्कत? पक्का ना? चलिए सॉरी, आगे चलते हैं, सेम इसी कंसेप्ट को दोबारा समझते हैं। मान लेते हैं अगर देश के अंदर डिफ्लेशन हो रहा होता, क्या होता? सॉरी, डिफ्लेशन हो गया। अगर देश के अंदर इन्फ्लेशन हो रहा होता, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब लोगों के पास रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनी सप्लाई जो होती है मार्केट के अंदर, जो पैसा होता है वो बढ़ चुका होता है। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, आरबीआई क्या करना चाहती है ऐसे टाइम पे? तो इसको कंट्रोल करने का सॉल्यूशन क्या है कि जो रेपो रेट है, जो बैंक रेट है, उसको घटा दिया, सॉरी उल्टा, उसको बढ़ा दिया जाए। ठीक है जी, सीआरआर, एसएलआर, इन सबको क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। सिंपल। इन सबको बढ़ाने से होगा क्या? इन सबको बढ़ाने से होगा क्या? कुछ नहीं सर, इन सबको बढ़ाने से बस एक सिंपल सा काम होगा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो लोग इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे, क्योंकि उनको रेट जो है, इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा पड़ेगा ना, तो उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा। इस वजह से लोग इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो मनी सप्लाई अपने आप ही क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ये सारा काम कौन कर रही है? ये सारा काम आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है। किसके लिए? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। आरबीआई किसके अंदर आती है? मनी मार्केट के अंदर। और मनी मार्केट के अंदर कौन सा टूल जो है वो यूज किया जाता है? वो एलएम कर्व को यूज करते हैं। और एलएम कर्व पे जैसे ही इफेक्ट पड़ेगा तो एलएम कर्व क्या होगा? तो एलएम कर्व हो जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये हो गया एलएम डबल डैश, एलएम डबल डैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? इक्विलिब्रियम जाएगा इस पॉइंट पे, जहां पे, क्योंकि आईएस कर्व पे तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, आईएस कर्व वहीं का वहीं है जहां पे था वो पहले से। ठीक है, आईएस कर्व वहीं पे है, बस इफेक्ट किस पे पड़ा? वो पड़ा एलएम कर्व पे। इससे क्या हुआ? इससे इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट था वो हमारा क्या हो गया? घट गया। और रेट ऑफ एक्सचेंज जो था, सॉरी जो इंटरेस्ट रेट था वो हमारा क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। R2 पे जा चुके हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो जब जैसे ही आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या हो गया? कम। इतना सिंपल था, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्की बात है ना? बहुत अच्छे। यही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। और इसी पॉलिसी को दो, ये यहाँ पे क्या किया जा रहा है? एलएम कर्व को बढ़ाया जा रहा है। जैसे एलएम कर्व बढ़ाया गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। और इस तरह की जो पॉलिसी होती है इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं इसके? गवर्नमेंट चाहती है एक्सपेंड करना चीजों को, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशनरी पॉलिसी। और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टरी पॉलिसी, यानी कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टरी पॉलिसी। यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है हर चीज को घटाना। इतना समझ में आ गया? सिंपल था ना? मुश्किल तो नहीं है? बढ़िया। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, चाहे एक्सपेंशनरी पॉलिसी का है चाहे कॉन्ट्रैक्टरी पॉलिसी का है, आप आराम से कर सकते हो। बस सबसे पहले स्टार्टिंग में आईएस एलएम की डेफिनेशन बताना, कैसे वो डिराइव हुए समझा देना थोड़ा बहुत। उसके बाद डायग्राम बनाना, उस वक्त डायग्राम के अंदर आप क्या कहना चाह रहे हो वो समझाना। उसके साथ साथ की आप पॉलिसीज बता देना, इन्फ्लेशन बता देना, डिफ्लेशन बता देना। जो मैंने स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताया ना कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, आरबीआई कौन सी पॉलिसी होती है, कौन से रूल्स होते हैं, किस तरीके से इफेक्ट करती है, मनी सप्लाई की क्यों इफेक्ट करती है। ठीक है जी, मतलब मनी मार्केट में काम करती है। ये सब चीजें आपको वहां पे बता के आनी है, मतलब भर के आना है। क्योंकि आप डीयूएसएल के बच्चे हो भाई, इग्नू के बच्चे हो। ऐसा नहीं है बस खाली आप डायग्राम बना के आओगे आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। आपके एग्जाम्स में 16-16 नंबर के, 12-12 नंबर के क्वेश्चन आने वाले। तो जितने ज्यादा पेज भरोगे ना भाई, उतने ज्यादा आपको नंबर मिलते हैं। तो पेज भरने के ही नंबर ये मान लेते चलो। ठीक है जी, तो पेज आपको भर के आना है, पेज में कंजूसी नहीं करनी। ठीक है सर, चलिए डायग्राम ये पूरा एक बड़ा डायग्राम बना के आना है, पेज के ऊपर आपका एक डायग्राम दिखना चाहिए। ठीक है जी, ऐसे ऐसे डायग्राम बना के आना अच्छे अच्छे तरीके से, तभी आपको नंबर मिलते हैं। चलो तो अभी फिलहाल क्या हुआ वो हमने समझा था आईएस और एलएम कर्व की वजह से, आईएस और एलएम कर्व की हेल्प से। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में जो मनी मार्केट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अभी जो आईएस एलएम का यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं गुड्स मार्केट के अंदर। ये कौन सी मार्केट है? ये है गुड मार्केट। तो मनी मार्केट में कोई चेंज हुआ, आरबीआई ने कोई चेंज किया, उससे हमने देखा कि गुड्स मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। भाई दोनों मार्केट एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों मार्केट एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं। तो हमने वही सीखा कि मनी मार्केट में चेंज होने से हमारी गुड्स मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ा है। ठीक है जी, अब हम चेक करते हैं कि मनी मार्केट में ही क्या इफेक्ट पड़ेगा, मनी मार्केट में ही चेंज हो रहा है। तो समझे? चलिए तो एक काम करता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं। एक बार जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, क्योंकि मेरे को डायग्राम नहीं मिटाना, क्योंकि इसी के साथ रिलेशन दिखाऊंगा मैं दोनों से का भी। ठीक है जी, तो एक बार फटाफट से जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, मैं आगे से हट रहा हूं और फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, श्योर है फिर? तो चालू करते हैं। अब टॉपिक आता है कि गुड्स मार्केट हमने सीख लिया कि गुड्स मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हमें समझना है कि मनी मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो गुड्स मार्केट के अंदर तो आईएसएलएम कर्व चलते हैं, कंट्रोल करते हैं सब चीज को। मनी मार्केट के अंदर कंट्रोल किया जाता है डिमांड फॉर मनी और मनी सप्लाई के द्वारा।
अब जिनके डायग्राम मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं ऑलरेडी, इसको बोलते हैं मनी सप्लाई कर्व, ठीक है। और ये होता है हमारा मनी डिमांड कर्व, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको हम मान सकते हो जहां पे ये काट रहे हैं उस जगह पे है इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहीं पे जो रेट है वो डिसाइड किया जाता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट रेट कह सकते हो, आर से डिनोट कर देता हूं, और नीचे इनकम कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो आउटपुट, जीडीपी भी कह दो, कुछ मर्जी आपकी, ठीक है जी। ये वही पॉइंट है जहां पे आईएसएलएम ने एक दूसरे को काटा है, इंटरसेक्ट किया है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चलो शुरू करते हैं। अगर आपने लास्ट क्लास पढ़ी है तो मैं वहां पे मैंने समझाया था कि अगर क्या बोलते हैं टैक्सेस में चेंज करते हैं या फिर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में चेंज करते हैं तो वो किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा, फिस्कल पॉलिसी के अंदर। और फिस्कल पॉलिसी में जो भी चेंज होता है, यानी गवर्नमेंट जो भी चेंज करती है उससे अफेक्ट होने वाली चीज होती है बस खाली डिमांड फॉर मनी या फिर मनी फॉर डिमांड कर, मतलब एमडी कर, मनी डिमांड कर, कोई दिक्कत नहीं। यानी बस ये डिमांड कर भी है, बस खाली जो ऊपर और मतलब राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। लेकिन अब ये है मॉनेटरी पॉलिसी, और उस टाइम पे भी मैंने बताया था मॉनेटरी पॉलिसी जब इफेक्ट करती है तो उससे मनी सप्लाई पे इफेक्ट पड़ता है। बताया नहीं था, मतलब क्या बोलते हैं उस टाइम पे छोड़ दिया था क्योंकि फिस्कल पॉलिसी का कंसेप्ट था बस खाली, मॉनेटरी पॉलिसी उस टाइम पे नहीं थी। अब मैं दोनों बता रहा हूँ क्योंकि दोनों टॉपिक इसके अंदर है, तो दोबारा समझा दूंगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। अभी मॉनेटरी पॉलिसी कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद फिस्कल पॉलिसी वापस समझा दूंगा, जो कल करी थी वो आज भी हो जाएगी। तो बात करते हैं सॉरी, अगर देश के अंदर इन्फ्लेशन हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैंने बताया इन्फ्लेशन हो जाए, सॉरी डिफ्लेशन डिफ्लेशन डिफ्लेशन, पहले पॉइंट डिफ्लेशन था ना, मैं भूल गया था। तो अगर इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन हो जाए तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। डिफ्लेशन होने की वजह से हमारी इकोनॉमी में पैसा कम हो जाता है लोगों के पास, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट घटाती है और इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा देती है, ठीक है जी। मतलब लोगों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ जाता है उससे। जैसे ही गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट घटाती है तो लोग, बैंक वाले अपने पास पैसा कम रखते हैं, पब्लिक को लोन ज्यादा देते हैं, पब्लिक लोन लेती है और उसको पैसे को क्या कर देती है, इन्वेस्ट कर देती है। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का पक्का ना, बहुत अच्छा। यानी कि देश के अंदर जो मनी सप्लाई है उसका फ्लो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सेम वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने, सॉरी आरबीआई ने, मैं हर बार गवर्नमेंट कह रहा हूँ मगर नाम है आरबीआई, क्योंकि क्या है, मनी मार्केट, मनी मार्केट, तो मनी मार्केट के अंदर उसका कंट्रोल होता है आरबीआई का। तो आरबीआई ने क्या किया, इन्फ्लेशन मतलब डिफ्लेशन को हटाने के लिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को घटा दिया, जिससे क्या हो गया, हमारा जो मनी सप्लाई है वो बढ़ गया, मनी सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। इससे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा वो बन गया ये वाला पॉइंट, जहां पे मनी डिमांड और मनी सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। इससे क्या इफेक्ट पड़ा, इससे बस ये इफेक्ट ये पड़ा कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि वो कम हो गया, इंटरेस्ट रेट हमारा वो कम हो गया, और हमारा जो आउटपुट था, जो इनकम था, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो क्या हो गया, इकोनॉमी के अंदर बढ़ गया। देश के अंदर मंदी क्या हो गई, करेक्ट हो गई, मंदी क्या हो गई, ठीक हो गई, डिफ्लेशन ठीक हो गया। समझ में? सेम वही टॉपिक है, बस यहाँ पे आईएएस और एलएम की हेल्प से सिखाया था, यहाँ पे मनी मार्केट की हेल्प से सिखा रहा हूँ, मतलब एमडी और एमएस की हेल्प से, होना वही चीज है। आगे चलूं, और अगर देश में इन्फ्लेशन आ जाता है तो इन्फ्लेशन के केस में क्या हो सकते हैं, तो इन्फ्लेशन के केस में जो आरबीआई होती है वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सबको बढ़ा देती है। इन सबको बढ़ाने की वजह से हमारे पास जो पैसा है वो ज्यादा आ जाता है, ठीक है जी, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक वाले जो है वो अपने पास, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, इन्फ्लेशन में आरबीआई जो है इन सब रेटों को बढ़ा देती है। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की वजह से बैंक वाले लोन कम देते हैं और हमारे पास पैसा जो होता है वो कम पड़ जाता है, तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, ठीक है जी। और मनी सप्लाई जो बढ़ा हुआ था वो अपने आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि मनी सप्लाई गवर्नमेंट क्या करती है उस टाइम पे, आरबीआई क्या करती है उस टाइम पे, कम करती है, घटाती है। मनी सप्लाई घट के एमएस से कहां पे आ जाएगा, MS2 पे आ जाएगा, या फिर आप कह सकते हो MS डबल डैश पे आ जाएगा, ठीक है जी। मनी सप्लाई घट गया, इससे इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा बना, इक्विलिब्रियम पॉइंट बना ये वाला, ये बन गया हमारा नया इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ एक्सचेंज, सॉरी इंटरेस्ट रेट, भाई रेट ऑफ एक्सचेंज जा रहा है हमारा, हाँ जी, इंटरेस्ट रेट हमारा हो गया R2, और जो हमारा इनकम था वो, हमारी इनकम घट गई, प्रोडक्शन जो था, आउटपुट था, देश की जो इनकम है वो घट चुकी, कोई दिक्कत तो नहीं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या हो चुका है, कम हो चुका है, आसान था, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये जो है ये वाला पॉइंट है, ज्यादा ऊपर बना दिया ना मैंने, थोड़ा कम करा था ताकि मैं लेवल मिला पाता, ये सेम वही पॉइंट है भाई, थोड़ा एमएस को कम करोगे ना तो यहाँ पे पॉइंट इक्विलिब्रियम को बनेगा, तो आपकी लाइन सीधी आ जाएगी। मैंने ध्यान नहीं दिया इस पॉइंट को, बस खाली समझ आएगा, होना ऐसे ही है, कोई डाउट्स। तो ये था आपका मनी मार्केट, ये था आपका क्या बोलते हैं गुड्स मार्केट, और
अगर आरबीआई क्या बोलते हैं डिफ्लेशन के अंदर कंट्रोल करना चाहे डिफ्लेशन को, तो वो इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट सब चीजों को घटा देती है, जिससे क्या होता है एक्सपेंड हो जाती है सब चीजें। और इसको भी क्या बोलते हैं हम, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, यानी कि यहाँ से यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है जी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था, कोई दिक्कत समझ में आ गया ना, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे खत्म होता है आपका फिस्कल पॉलिसी। ठीक है जी, अब हमको समझ में, सॉरी यहाँ पे खत्म होता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है महंगाई मंदी को। अब हमें समझना है कि वापस से गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है सब चीजों को, यानी कि हम समझेंगे अब फिस्कल पॉलिसी के बारे में, टैक्स रेट और बाकी सब चीजों से कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है सर, आसान है। हाँ जी, शुक्र है फिर, तो चालू करते हैं सर। अब अपना टॉपिक आता है लास्ट टॉपिक और खत्म करते हैं चैप्टर को, नाम आता है फिस्कल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी हेल्प से कैसे इक्विलिब्रियम पहुंचाती है अपनी इकोनॉमी को, कैसे महंगाई और मंदी को कंट्रोल करती है, उसके बारे में समझते हैं। तो फिर से हम यूज करेंगे आईएस और एलएम कर्व का। तो ये रहा हमारा आईएस कर्व और फिर से ये रहा हमारा एलएम कर्व। ये हमारा जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहीं पे जहां पे ये रेट बना उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, और जहां पे इन्होंने इक्विलिब्रियम किया वहीं पे कट किया उसको बोलते हैं हम इनकम, या फिर आप कह सकते हो जीडीपी। और ये जो मार्केट है इस मार्केट का नाम है गुड्स मार्केट। ठीक है, साथ ही में समझा देता हूं मैं हमारी मनी मार्केट के बारे में भी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में तो आ ही चुका है सब चीजें। तो ये रहा हमारा मनी सप्लाई। ठीक है, और यहां पे है हमारा मनी डिमांड। जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे ये रेट डिसाइड किया इन्होंने वही बन गया आपका इंटरेस्ट रेट, इसको हम आर बोलते हैं। और यहां पे बन गया आपका इनकम, या फिर आप जीडीपी कह सकते हो। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, मनी मार्केट। इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, मनी मार्केट। ठीक है अब बस इतना सा समझाना रह गया कि महंगाई के अंदर और मंदी के अंदर इसको कैसे कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। चलिए पहले वही डिफ्लेशन लेके चलते हैं, अपना वही टॉपिक डिफ्लेशन। तो मान लेते हैं अगर देश के अंदर मंदी हो रखी है, मंदी का मतलब क्या होता है कि लोगों के पास जो रुपए हैं वो थोड़े कम है, लोगों के पास पैसे की कमी है, सिंपल। चलिए अब लोगों के पास अगर पैसे की कमी है तो प्रोडक्ट, अगर लोगों के पास मतलब प्राइजेस जो है वो क्या हो रखे हैं, कम हो रखे हैं, यानी लोगों के पास पैसे की क्या हो रखी है, कमी हो रखी है, लोगों की इनकम जो है वो क्या हो रही है, हम एक तरीके से आप कह सकते हो देश के अंदर जो मनी सप्लाई है ना वो कम हो रखी है। ठीक है जी, देश के अंदर मनी सप्लाई जो है वो कम हो रखी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, नहीं एक सेकेंड, मनी सप्लाई क्या, हाँ ठीक है, लोगों के पास पैसा नहीं है तभी वो क्या कर, हाँ अगर लोगों के पास अगर पैसा नहीं है तो मनी सप्लाई को तो अफेक्ट करना नहीं है इस बार। क्यों क्यों नहीं करना इफेक्ट, क्योंकि उसका काम है खाली किसका, मनी सप्लाई को अफेक्ट करने का, आरबीआई का। आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब की हेल्प से मनी सप्लाई को चेंज करती है। ठीक है, गवर्नमेंट जो हेल्प करेगी ना वो मनी सप्लाई की हेल्प से नहीं करेगी चेंज, गवर्नमेंट हेल्प करती है तो चेंज करती है मनी डिमांड में। और वो डिमांड में कैसे चेंज करती है, बात आती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज की। तो गवर्नमेंट क्या करती है इस टाइम पे, क्योंकि देश के अंदर मंदी है, गवर्नमेंट चाहती है लोग जो उनके पास पैसे कम है उनके पास पैसा ज्यादा रहे, तभी तो वो डिमांड कर पाएंगे चीजों की। और उनके पास ज्यादा पैसा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट कहती है एक काम करते हैं, टैक्स कम कर देते हैं, आप हमको टैक्स मत दो, आप अपने पास पैसा रखो, जो भी आपके पास पैसा है उससे आप खर्चे करने चालू करो, तभी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, जिससे लोगों की मतलब जो प्रोडक्ट के प्राइस है वो वापस बढ़ने जाएंगे, लोगों के पास पैसे आएंगे तो मंदी खत्म हो जाएगी, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे अपना टैक्स क्या कर देती है, घटा देती है। यहीं पे अगर कहा जाए तो गवर्नमेंट क्या करती थी, उसके अलावा सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ा देती है, लोगों को एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड करना चालू कर देती है, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो वो डिमांड कर पाएंगे प्रोडक्ट्स की, सिंपल। गवर्नमेंट और क्या करती है, गवर्नमेंट अलग से अपने एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा देती है, गवर्नमेंट स्कूल्स बनवाती है, कॉलेज बनवाती है, हॉस्पिटल्स बनवाती है, गवर्नमेंट अपने खर्चों को बढ़ा देती है, जिससे
जो काम करने वाले मजदूर है, लेबर है, उनको क्या मिलती है? उनकी सैलरी मिलती है, इनकम मिलती है, और उनके पास इनकम आती है तो वो प्रोडक्ट की डिमांड कर पाते हैं। तो इन्हीं सब कारणों से गवर्नमेंट ने देखा मनी सप्लाई कम है, तो मैं मनी सप्लाई तो कंट्रोल कर नहीं सकती, वो किसका काम है? आरबीआई का। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं मनी की डिमांड को बढ़ा सकती हूँ। गवर्नमेंट ने क्या देखा? मैं मनी की जो डिमांड है उसको बढ़ा सकती हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं? एक सेकंड, उल्टा तो नहीं हो गया? एक सेकंड चेक करते हैं, कभी गलत हो जाए। हाँ जी, श्योर है? चालू करते भाई फिर। तो वही से समझा रहा था मैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट मनी की डिमांड को बढ़ा देती है। गवर्नमेंट क्या करती है? मनी की डिमांड को बढ़ा देती है। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ता है? इससे इफेक्ट ये पड़ता है कि जो मनी की डिमांड है वो बढ़ के हो जाती है एमडी से MD1। तो भैया इक्विलिब्रियम कहां पे जाता है? इक्विलिब्रियम जाता है इस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे इनकम तो बढ़ नहीं पाती, क्योंकि मनी मार्केट, मतलब ये मनी मार्केट है भाई, मार्केट सॉरी, इसको मनी मार्केट बोलते हैं। मनी मार्केट कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। तो अगर आरबीआई में कोई चेंज होगा तो चेंज होगा, वरना आरबीआई इनकम में, जीडीपी में, नेशनल इनकम में कोई चेंज नहीं करना चाहता, इसलिए मनी मार्केट में कोई चेंज नहीं आता, मतलब लोगों की इनकम में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन हाँ, चेंज तो आता है किस चीज में? प्राइसेस में, लोगों की क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट के अंदर। कैसे चेंज आता है वो समझाता हूँ। क्योंकि अब लोगों की डिमांड बढ़ चुकी है, लोग खर्चा करना ज्यादा कर रहे हैं, तो डिमांड बढ़ चुकी है। इससे आईएस कर्व पे भी क्या इफेक्ट पड़ेगा? आईएस कर्व भी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो किसमें चेंज हो रहा है? फिस्कल पॉलिसी में चेंज हो रहा है। फिस्कल पॉलिसी में जब भी चेंज होता है ना, तो किसमें चेंज आता है? आईएस कर्व में। तो आईएस कर्व किससे इफेक्ट होता है? फिस्कल पॉलिसी से। गवर्नमेंट इफेक्ट करती है फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी से एलएम कर्व इफेक्ट होता है। सिंपल। तो आईएस कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होएगा। कितना कर दूं? कितना कर देते हैं? हाँ जी, तो आइए आईएस, मतलब जो आईएस कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, ये आ गया IS1 पे, IS डैश। सिंपल। इक्विलिब्रियम कौन सा बना हमारा? ये वाला। इससे क्या हुआ? इससे जो इकोनॉमी के अंदर है ना, वो हो जाती है इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ज्यादा। गवर्नमेंट की वजह से इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या हो चुका है? ज्यादा। सिंपल। मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ज्यादा नहीं है, मनी मार्केट में उतना ही है, लेकिन जो गुड्स मार्केट है, जो एक्चुअल में आप जहां पे सामान खरीदते बेचते हो, उनके अंदर ज्यादा बढ़ जाता है अमाउंट। ठीक है। गुड्स मनी मार्केट कौन सी होती है? जहां पे शेयर, बॉन्ड्स, यानी कि इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो स्टॉक मार्केट होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो वैसी की वैसी रहती है। जो आपकी गुड्स मार्केट होती है, जिसमें आप शेयर, मतलब ये जो सामान खरीदते हो, क्या बोलते हैं, सब्जी वब्जी खरीदते हो, उस पर इफेक्ट पड़ता है। यानी जो आईएस कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। सिंपल। और उस पर क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या हो जाता है एक्चुअल में? फिर बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों के पास अब ज्यादा पैसा आ गया, तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? बढ़ा देंगे। आर से कहां पे चले जाते हैं हम? R1 पे। आर से चले जाते हैं हम R1 पे। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया। ये होता है आईएस कर्व। इसकी वजह से, किसकी वजह से? गवर्नमेंट की वजह से। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट देखती है कि लोगों के पास पैसे की कमी है, गवर्नमेंट बोलती है हम खर्चा कर देते हैं, हम स्कूल बनवा देते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल बनवाती है, लोगों के पास पैसा आता है। जैसे ही लोगों के पास पैसा आता है तो वो मनी की डिमांड करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमको और खर्चा करना है, तो वो डिमांड करते हैं प्रोडक्ट्स की, चीज होगी, तो डिमांड करते हैं, तो डिमांड बढ़ जाती है, मतलब वो राइट में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ से राइट में चली गई ना डिमांड, इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम राइट में चले गए। इक्विलिब्रियम कहां पे बनेगा? यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है? जो रेट है बस वो बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। मनी मार्केट में इनकम वही रहती है, रियल मार्केट में, मतलब कि जो गुड्स मार्केट है उसके अंदर लोगों के इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। कोई दिक्कत नहीं? हाँ। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ाना थोड़ी सी बुरी बात मानती है। तो इसमें जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, तो इसके बाद दूसरा भी टॉपिक आता है, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है, जो आरबीआई है, वो आगे कंट्रोल करना चालू कर देती है, और वो अपने अलग से पॉलिसीज लेके आती है, जिसको हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है जी, अभी फिलहाल इतना समझ लेते हैं। तो मनी मार्केट के अंदर क्या होता है और रियल मार्केट के अंदर क्या होता है, जब किस पे इफेक्ट पड़ता है? गवर्नमेंट पॉलिसी पे, फिस्कल पॉलिसी पे। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट। अगर देश के अंदर क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन। अगर देश के अंदर क्या हो जाए? इन्फ्लेशन, तो मतलब क्या होता है उसका? कि लोगों की जो प्रोडक्ट के प्राइसेस है वो बढ़ा दिए। उसका मतलब क्या है? मनी सप्लाई बढ़ चुकी है, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ चुका है, तो गवर्नमेंट उसको कैसे कंट्रोल करती है? मनी सप्लाई तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर नहीं सकती अपनी फिस्कल पॉलिसी से, तो वो क्या कर देती है? वो टैक्स रेट को बढ़ा देती है, ज्यादा टैक्स लेने चालू कर देती है, ताकि जो लोगों के पास पैसा है वो सारा किसके पास चला जाए? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडी क्या देती है? कम देती है। सब्सिडी क्या कर देती है? कम देती है लोगों को, ताकि उनके पास पैसा ना पहुंचे। गवर्नमेंट अपने खर्चों को भी घटा देती है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर क्या करती है? कम करती है, ताकि लोग डिमांड ही ना कर पाए मनी की। समझे? लोग खरीदे ना चीजों को। उससे क्या होगा?
मनी की डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि हमारा जो मनी डिमांड कर रहा है वो ऐसा बनेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला बन जाएगा, मनी डिमांड का इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है जी। इससे यहाँ पे इनकम पे जीडीपी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मनी मार्केट में जो रेट है वो हमारे घट जाएंगे बस खाली, और उससे यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो आईएस कर्व है वो भी हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ मतलब हमारा इक्विलिब्रियम बन गया ये वाला, और जैसे इक्विलिब्रियम ये वाला बना हमारा जो इनकम है वो कम हुई, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम हुआ, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी घट गया। ठीक है जी, हम आ चुके हैं इक्विलिब्रियम 2 पे, इक्विलिब्रियम 1 था। इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, और कैसे हम इक्विलिब्रियम को डिसाइड करते हैं इन दोनों पॉलिसीज की हेल्प से, हमने बस वो टॉपिक सीखा यहाँ पे। ठीक है जी, तो आई होप कि भाई आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यहाँ पे वैसे चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक रह गया बस खाली आपको समझाना, क्राउडिंग आउट का। ठीक है, क्योंकि कई बार आ जाता है क्राउडिंग आउट क्या होता है वो समझाओ, जिसके अंदर ना अगर, क्योंकि मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, अगर जो गवर्नमेंट है जो वो कोई काम करती है तो पक्की बात है गवर्नमेंट के काम करने के बाद उसको उसकी वजह से महंगाई बढ़ना चालू हो जाती है। आप खुद देखो ना, जैसे ही लोगों के पास पैसा आया लोगों ने खर्चा करना चालू कर दिया, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने से क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाते हैं मार्केट के अंदर बढ़ जाते हैं, बैंकों के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सिंपल सर, लोगों के पास पैसा आ चुका है ना इस वजह से, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोग खर्चा कर रहे हैं, तो क्या बैंकों में रखेंगे, तो आरबीआई वो क्या बोलते हैं, बैंक वाले चाहेंगे कि बैंकों में सारा पैसा रखा जाए, नहीं, तो बैंक वाले इसीलिए रेट क्या बढ़ा देते हैं ताकि लोग पैसा बैंक में ना रखें, लोग क्या करें, बाहर इन्वेस्ट करें। सिंपल इसी तरीके से। अब क्राउडिंग आउट आता है इसके अंदर कि ज्यादा महंगाई ना हो जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बाद आरबीआई भी अपना काम करती है, और वो कैसे करती है उसको समझते हैं, बस एक बार फटाफट से इसको नोट कर लो। ठीक है जी, आगे चलते हैं, और वो टॉपिक के बाद आपका पूरा जो चैप्टर है वो पूरा सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, फटाफट से नोट कर लियो रे। हाँ जी, शुक्र है फिर, तो चालू करते हैं सर। अब आपको समझाना है कि क्राउडिंग आउट की सिचुएशन क्या होती है। अब ये क्राउडिंग आउट क्या भला है, ये है एक प्रॉब्लम जो कि हमको ही नहीं पूरी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को होती है, और गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती है बेसिकली ये प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हम अल्टीमेटली हमको ही फेस करनी पड़ती है। ऐसी प्रॉब्लम क्या चीज है ये, फिर समझो। जैसे कि आपको पता है इसको बोलते हैं हम आईएस कर्व, और इसको हम बोलते हैं एलएम कर्व। जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, यहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है, यहीं पे इनकम या फिर आप जीडीपी कह सकते हो। इतना सिंपल। मान लेते हैं एक ऐसी कंडीशन जहां पे देश में चल रहा है डिफ्लेशन, देश में क्या है, मंदी, यानी कि लोगों के पास रुपए की कमी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों की जो इनकम है वो कम है, तो गवर्नमेंट वहां से सॉल्यूशन लेके आती है। गवर्नमेंट का क्या सॉल्यूशन है, फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या सॉल्यूशंस होते हैं, गवर्नमेंट कहती है हम या तो टैक्स रेट को कम कर देते हैं ताकि लोगों की इनकम ज्यादा बच सके, वो ज्यादा खर्चा कर सके, डिमांड बढ़ा सके, या फिर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर क्या कर देगी, बढ़ा देगी, सब्सिडीज को घटा देगी, सॉरी सब्सिडीज बढ़ा देगी, जिससे लोगों के पास अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पैसा पहुंच जाएगा। सिंपल। तो गवर्नमेंट मंदी को ऐसे ऐसे ठीक करती है, जिससे क्या हुआ, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा तो वो मनी की डिमांड बढ़ाएंगे, मनी की डिमांड बढ़ाएंगे, और गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी है तो इफेक्ट पड़ेगा आईएस कर्व पे, और आईएस कर्व पे इफेक्ट क्या पड़ेगा कि वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारा आईएस कर्व नया, राइटवर्ड शिफ्ट। सिंपल। थोड़ा ज्यादा खिसका दिया, कम करते हैं थोड़ा ताकि बोर्ड में सुनना रहे। तो ये हो गया हमारा आईएस कर्व नया, आईएस कर्व नया। सिंपल। अब इससे हुआ क्या, गवर्नमेंट ने अपने टैक्स रेट कम किया, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ाई, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज बढ़ाई ताकि देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। गवर्नमेंट सोच रही थी कि अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट जो है वो यहां से यहां पे पहुंच जाएगा कि हमारे देश के अंदर जो लोगों की इन्वेस्टमेंट है, जो लोगों की इनकम है, जो आउटपुट है वो इतना बढ़ चुका होगा, यानी इतना बढ़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर इकोनॉमी चाहती है इक्विलिब्रियम में रहना, और इक्विलिब्रियम यहां पे है नहीं। अगर ये वाला आईएस कर्व है तो इक्विलिब्रियम हमें मिलेगा, एक सेकंड भाई बाहर से, हाँ भाई श्योर है, तो भाई माफी चाहूंगा कि बाहर से नहीं सारा, तो थोड़े पिल्ले पार रखे हैं तो दिक्कत हो गई थी थोड़ी सी। ठीक है, वापस तो वापस चलते हैं सर। तो हुआ क्या, तो जैसे ही गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस घटाए, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर्स बढ़ाई, सब्सिडी बढ़ाई, गवर्नमेंट ने छूट देना चालू किया, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इन्वेस्टमेंट इतने से बढ़ जाएगी, हमारी इकोनॉमी जीडीपी इतने से बढ़ेगी। सिंपल। लेकिन ऐसा होता नहीं, हर इकोनॉमी चाहती है अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखना,
तो इस वजह से हमें इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिल रहा है, हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है इस पॉइंट पर। तो हम अल्टीमेटली कहाँ पे पहुंचेंगे, इस पॉइंट पर। यानी कि बस खाली जो जीडीपी बढ़ेगी वो इतने से बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इकोनॉमी में वो इतने से बढ़ेगी, और जो हमारा बदले में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा, आर से चले जाएंगे हम आर 1 पर। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। गवर्नमेंट नहीं चाहती थी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, गवर्नमेंट चाहती थी बस लोगों के पास पैसा आ जाए किसी तरीके से, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर दे, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये फिर भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट बाद में डील कर लेगी इससे। प्रॉब्लम क्या हुई, इन्वेस्टमेंट जो इतनी से बढ़नी चाहिए थी, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ाने से इतने से इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए थी, इतनी जीडीपी बढ़नी चाहिए, वो इतनी जीडीपी नहीं बढ़ी, जीडीपी बस इतने से बढ़ी। तो गवर्नमेंट का जो इतना इफेक्ट है ना, मतलब कि इतना जो पोर्शन है ना इन्वेस्टमेंट का अलावा, इतना जो अमाउंट है वो बर्बाद चला गया। इतनी जीडीपी गवर्नमेंट की, इतनी इनकम जो है वो देश के बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम किए थे, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कम किए थे, वो बर्बाद हो गए। और इसी पोजीशन को हम बोलते हैं क्राउडिंग आउट। क्या बोलते हैं, क्राउडिंग आउट। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान है। और ऐसा कब होता है, ऐसा होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर, सिंपल। तो क्राउडिंग आउट अगर आपसे पूछे तो आपको ऐसे डायग्राम बना के आना है और इसको बताना है क्राउडिंग आउट होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर। अगर यहीं पे फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी होती, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी का मतलब है कि जीडीपी चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, जीडीपी यहां से टस से मस नहीं होगी, यानी मनी जो डिमांड, मनी सप्लाई जो होती है बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा उसके अंदर, हमारी जीडीपी वही रहेगी, क्योंकि हमारा फुल पोटेंशियल यूज किया जा रहा है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो उस केस में क्या होता, जैसे ही आईएस कर्व बढ़ गया उस केस में आरबीआई को आना पड़ता, आरबीआई को जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उनको क्या करना पड़ता, गिराना पड़ता। जैसे ही गवर्नमेंट आती, आरबीआई आती, तो फिर वो रेट ऑफ एक्सचेंज में चेंजेस करती, जैसे ही वो चेंजेस करती हमारा एलएम कर्व जो है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता। सिंपल इतना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ इससे, ये हमारा LM1 है, ये है IS1, जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा बनता, और ये बन जाता हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी जो होती है उसके अंदर जो पॉइंट है, आउटपुट जो है, जो जीडीपी है वो चेंज नहीं होती, वो फुल पोटेंशियल पे काम कर रहे होते। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता, इससे जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी बढ़ जाता। ऐसा होता फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर और अंडर एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, आपके एग्जाम्स में कर आओगे, पूरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। मेरी तरफ से मैंने बहुत मेहनत करी है भाई पूरी सीरीज को बनाने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने अगर पहले से कर रखा हो तो सच बता रहा हूँ भाई सब दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग से थैंक यू आपको। और अगर आपने नहीं कर रखा पहले से ही तो कोई बात नहीं, आराम से कर दियो, बाद में कोई आपत्ति नहीं आ रही है, आराम से सब्सक्राइब, अरे कोई दिक्कत नहीं, आराम से सब्सक्राइब कर दियो जब टाइम मिले। ठीक है जी, तो ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर और पूरी बुक, आपका सिलेबस। ठीक है, अच्छा एक चीज और भाई, 12 से 9 ही सारी हो भाई, पिल लोगे तो माफ चाहता हूँ उसके लिए। ठीक है, एक चीज और, जब आपका एग्जाम हो जाए ना भाई तो आपके पास आता है क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर अगर आप हमको प्रोवाइड कर दोगे तो हम उसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपकी तो नहीं, मगर आने वाले जो जनरेशन है, यानी जो आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी आपको। ठीक है, क्योंकि डीयू के जो पेपर होते हैं ना वो हर जगह मिलते नहीं है भाई इजिली। ठीक है, अगर आप वो हेल्प करना चाहते हो थोड़ी सी आपके लिए भी और आपके आने वाले भाई बहनों के लिए, तो आप एक ईमेल आईडी दे रहा हूं, इस पे मेल कर सकते हो। तो ईमेल आईडी है vivekeconomics1@gmail.com। ये 1 है, 1 ठीक है जी, नंबर वाला 1। तो vivekeconomics1@gmail.com। तो इस ईमेल आईडी पे अगर आप मेल कर दोगे तो फिर हमको वो ईमेल, मतलब क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ताकि हम आपकी आगे वाली जो चलते भाई बहन उनको समझा पाए अच्छे तरीके से। फिलहाल यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद नोट्स परचेज कर सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट कर लेना। बाय बाय।